हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम को एक्सप्लेन करने लगा हूँ क्योंकि ये जितने भी थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चन आएंगे उनके स्टार्टिंग में आपको ये छोटी सी वीडियो मिलेगी बिकॉज एक टॉपिक को बार बार रिपीट करने में मेरा ज़्यादा टाइम लगेगा। वो उस टाइम को बचाने के लिए मैं ये वीडियो सेव कर रहा हूँ ताकि इसको मैं हर वीडियो के स्टार्ट में लगा के अपना काम डन कर लूँ। ठीक है जी। अब थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। थेवेनिन्स थ्योरम एक ऐसा इंजीनियर था जिसने एक ऐसा तरीका पेश किया कि उसने कहा कि जहाँ पे हमें बड़े-बड़े सर्किट्स को सॉल्व करना पड़ता है, वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि एक पूरे सर्किट को एनालाइज़ करने की बजाय पहले हम एक हिस्से को एनालाइज़ कर लें और नेक्स्ट आगे हम क्या करें जी, जो उस हिस्से के वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस निकले उसको नेक्स्ट सर्किट के साथ जोड़ के हम बाकी की अपनी आउटपुट निकाल लें। ठीक है जी। लेकिन आपके लेवल पे क्या है कि छोटे-छोटे मतलब कि ज़्यादा लंबे सर्किट नहीं होते, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप डायरेक्ट अपना आउटपुट वाला जो कंपोनेंट होगा जिसके क्रॉस आपने मतलब कि अननोन थिंग फाइंड आउट करनी है उसको सिर्फ कट ऑफ करेंगे। वो वोल्टेज भी हो सकता है, वो करंट भी हो सकती है उस वायर में। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सर्किट आपके सामने ड्रा किया है, तो इसमें मुझसे कहा गया है कि वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट करें। ठीक है जी। जस्ट आपके लिए मिसाल है। तो वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट करना वो इस R3 रजिस्टर के क्रॉस है। तो मैं थेवेनिन्स थ्योरम लगाने के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे कट ऑफ लगा दूंगा, यानी इसको क्रॉस कर दूंगा, कट कर दूंगा इस वायर को, इसको लास्ट में फिर से जोड़ूंगा। इसकी जगह अब मैंने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम के कहने के मुताबिक वो कहता है कि इस सर्किट को अब आप एनालाइज करोगे, यानी कि इस सर्किट के अंदर ये जो प्रीवियस से सारा सर्किट बचा ना जिसको आपने कट कर दिया, जिस वायर को, उसके अलावा जो सर्किट बचा है उसके अंदर टोटल वोल्टेज कितने आ रहे हैं यहाँ पे, यानी आपने क्या करना है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज कैलकुलेट कर लेने हैं। लेकिन हम एनालिसिस में तो कैलकुलेट करेंगे ना किसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो मुझे वीओसी कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है जी। इसको कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी जहाँ पे आपने कट लगाए थे वहाँ पे आपने ओपन टर्मिनल लगा के वीओसी लगा देना है। यहाँ पे अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल I1 करंट फाइंड फ्लो कर रही होती है, ना होता V0, फिर भी आप यही करते, इस वायर को कट करते। ठीक है। और ये सर्किट ऐसे ओपन टर्मिनल लगा के वीओसी कैलकुलेट करते। अब आपने वीओसी के कैलकुलेट करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बच्चों पता क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप आर थेवेनिन्स यानी इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट आपने क्या करना होता है, जो आपको सर्किट गिवन होता है उसमें से आपने तमाम यानी कि जो आपके पास सर्किट होता है उसमें वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज जो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये सर्कल की फॉर्म में जो डायमंड शेप में आ जाए ना तो फिर नॉर्टन थ्योरम भी लगाना पड़ता है। वो जब आएगा चलिए उसकी बाद में बात करूंगा। तो आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट क्या करना है, इनको शट डाउन कर देना। जब एक वोल्टेज सोर्स शट डाउन होता है तो वो क्या करता है, एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे बिहेव करता है, और जो अपना करंट सोर्स होता है जब वो शट डाउन होता है तो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास यानी ओपन सर्किट से मुराद है, यानी इस तरह से रिप्लेस हो जाता है करंट सोर्स हमारा, ये करंट सोर्स हो तो, लेकिन ये तो वोल्टेज सोर्स है ना, तो ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा, यानी यहाँ पे शॉर्ट वायर लग जाएगी ऐसे, ये R1 आ जाएगा। ठीक है। और ये ऐसे R2 आ जाएगा। ठीक है। सारा समझ लीजिए क्योंकि ये मैं नेक्स्ट फिर आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा जब क्वेश्चन कर रहा हूँ, हर वीडियो के स्टार्ट में ये आपको मिल जाएगा जहाँ पे थेवेनिन्स एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं R1 और ये सॉरी मैंने VOC मेंशन कर दिया, जहाँ पे VOC मेंशन थी वहाँ पे आपने ओपन टर्मिनल्स ही लगा के R थेवेनिन्स मेंशन कर देनी है। अब आपको रेजिस्टर्स के रिलेशनशिप तो पता ही है, जब दो रेजिस्टर के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो वायर का तो वो सीरीज में होते हैं, सॉरी पैरेलल में होते हैं, और जब सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब यहाँ पे R1 और इस शॉर्ट वायर के दरमियान, शॉर्ट वायर की रेजिस्टेंस 0 है, तो इन दोनों के दरमियान वायर के अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे हम इक्विवेलेंस निकालते हैं, ऊपर वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी कि ऊपर 0 मल्टीप्लाई बाय R1 हो जाएगा, नीचे वैल्यूज का सम हो जाएगा 0 प्लस R1। ठीक है। और इन दोनों का जो भी बच्चों इक्विवेलेंस निकलेगा वो आपको पता है इस तरह से आके एक रजिस्टर लग जाएगा, इसके साथ 0 ही निकलना है इसका। ठीक है। लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं जो मुझे बाद में वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने पड़ेंगे और मेरा टाइम बच जाएगा। तो ये देखें R2 और ये आपका R अब आ गया हुआ है। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, बाकी दोनों का ओपन है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है। इस कंडीशन में रेजिस्टर सीरीज में होता है और सीरीज में रेजिस्टेंसेस जमा हो जाती हैं। R थेवेनिन्स क्या आ जाएगी, इन दोनों का सम, यानी R प्लस R2 आ जाएगा। ठीक है जी। फाइनली ये आपके पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस भी आ गई। और थेवेनिन्स का फाइनल एंड मेजर पॉइंट वो ये होता है कि आपके पास जो वोल्टेज VOC आपने यहाँ पे कैलकुलेट किए होंगे। ठीक है जी। उस वोल्टेज सोर्स को आपने लगाना है, ये मेजर सर्किट है। ठीक है। ड्रा करने का तरीका, जो आपने R थेवेनिन्स कैलकुलेट किया उसको इसके साथ सीरीज में लगाना। देखिए इन दोनों कंपोनेंट के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है। और जो वायर आपने कट ऑफ की थी स्टार्टिंग में उसको यहाँ पे लगा देना इसके साथ आगे। देखें ये वायर हमने कट ऑफ की थी तो ये ऐसे मैं आगे लगा दूंगा, ये देखें इस तरह से R3। ठीक है जी। तो उसके क्रॉस चाहे आपको वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं या क्या जो भी फाइंड आउट करना, अब आप वो फाइंड आउट कर लेंगे और फाइनली आपका ये क्वेश्चन डन हो जाएगा ऐसे। तो मैं आपके अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट,
तो ये वो क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम 5.41, जिसमें वो कह के फाइंड कीजिए वी नॉट यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ये वी नॉट वोल्टेज है। तो देखें यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था उस में मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, जिस कंपोनेंट के क्रॉस हमें अपने आउटपुट को फाइंड आउट करने से कट ऑफ कर देंगे। ये हमने कट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है हमने सर्किट को रीड्रा करके यहाँ पे ओपन टर्मिनल्स लगा देने हैं और VOC मेंशन कर देनी है। तो मुझे टाइम दे मैं सर्किट को रीड्रा कर लूँ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने रीड्रा कर दिया। जस्ट देखें वो जो कंपोनेंट यहाँ से कट किया हुआ है उसको नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब उसकी जगह आपको पता है हमने ओपन सर्किट वोल्टेज लगा देने हैं। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज लग गए VOC। अब मुझे ये VOC फाइंड आउट करने के लिए ना मेरे पास कई तरीके हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा तरीका। मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा सकता हूँ, लूप लगा सकता हूँ, और छोटे छोटे सेकंड चैप्टर में जो आपने कंसेप्ट हासिल किए उनका इस्तेमाल करते हुए VOC को फाइंड आउट कर सकते हो। और मैं सेकंड चैप्टर के कंसेप्ट का ही हेल्प लूँगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा यहाँ पे मदद देगा। और दूसरे नंबर पे लूप एनालिसिस भी लगेगा। देखें मैं यहाँ पे, देखो बच्चों, ये जो VOC वोल्टेज है ना, वो यानी ये जो दो ये वायर यहाँ पे और इसके साथ कनेक्ट है ना, ये असल में इसके साथ ऐसे पैरेलल में लगा हुआ है VOC। यानी ये कहना चाह रहा है VOC के क्रॉस उतने ही वोल्टेज होंगे जितने इनके क्रॉस यानी कुछ डिकम्पोजिशन होकर यहाँ पे पहुँच रहे होंगे। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल जाए और इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल जाए तो मैं VOC को कैलकुलेट कर सकूंगा KVL का कंसेप्ट लगा के। तो यही काम होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके क्रॉस भी कुछ वोल्टेज अपनी मर्जी से ना टर्मिनल रख के ना जैसे मर्जी रख लें, इधर प्लस रख लें, इधर माइनस रख लें, इधर माइनस या इधर प्लस। इसके क्रॉस कोई वोल्टेज का नाम रख लें V1, इसके क्रॉस भी मैं ऐसे ही एक वोल्टेज रख लेता हूँ V2 के नाम से, ठीक है। अब मुझे बस इनके क्रॉस ये जो V1 और V2 वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है इनकी वैल्यू का पता करना होगा। ये वैल्यू कैसे पता चल सकती है? इसी तरीके से कि मुझे इनके क्रॉस जो करंट गुजरती है उसको उसकी वैल्यू मालूम करनी होगी, और वो मुझे लूप एनालिसिस से मिलेगी। देखें कैसे। ये देखें बच्चों, सबसे पहले नंबर पे मेरे पास यहाँ पे दो ही सिर्फ लूप है, क्योंकि तीसरा लूप जो है वो आगे से ओपन है, तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो सिर्फ दो लूप्स हैं, तो इनके अंदर मैं एक एक करंट फ्लो करवा देता हूँ। आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा हम करंट को फ्लो देते हैं। तो ये I1 आ गया और ये I2 आ गया। अब देखें I1 की हमें डायरेक्ट ही वैल्यू मिल पा रही है, क्योंकि इसके अंदर एक करंट सोर्स मौजूद है जो कि एक साइड पे यानी कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा, जो हमारे सुपर लूप की यहाँ पे कंडीशन बना रहा हो। तो सुपर लूप तो नहीं लगेगा, यानी सिंपल सी बात है I1 को वैल्यू मिल जाएगी। अब I1 देखें अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसकी सेम डायरेक्शन में जाता है। जब यहाँ पे आता है ये ऊपर की तरफ मूव करता है I1 भी, और ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं। तो I1 हमारे पास बराबर आ गया इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर, ठीक है। I1 की जब वैल्यू मिल गई है ना, तो हम V2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी रीजन देखें, जो ये V2 वोल्टेज है ये कैसे प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, जब इस ये I1 ऐसे फ्लो करके आती है, इस रजिस्टर में से सिर्फ I1 फ्लो करती है। I1 के फ्लो होने से इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पैदा होते हैं, ऐसा हमारे ओहम्स लॉ का कहना है। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर ओहम्स लॉ ही लगेगा, यानी कि V2 इज इक्वल टू IR का फार्मूला। तो V2 इज इक्वल टू 1K। ये देखिए मैं V2 मालूम करने लगा हूँ। V2 इज इक्वल टू 1K। अब मैंने I1 पहले क्यों नहीं लिखा? I1 की रीजन, क्योंकि I1 को पहले ना लिखने की रीजन ये है, ये जिस टर्मिनल में एंटर कर रही होगी उसी साइन के साथ आएगी। ये करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है V2 के, दैट्स वाई ये प्लस I1 यानी पुट होगी। अदरवाइज मैं माइनस I1 पुट करता, ठीक है। ये रीजन होता है, आप जिस लिहाज से टर्मिनल रखोगे उस लिहाज से ही आपकी करंट उसको वैल्यू दे देगी। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वैल्यू VOC की वैसे ही आएगी, ठीक है। यानी कि वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज ही लें ये करंट्स की। तो अब देखें मैं वैल्यू अगर पुट करता हूँ 1K इंटू 4 मिली, तो बच्चों इतना तो आपको इल्म है, ये 4 वोल्ट आ जाएंगे यार। इसमें अब कोई ऊपर नीचे वाली बात तो है नहीं है। लेकिन ये I2 थोड़ा मसला कारी, I2 मालूम करनी होगी KVL लगा के। तो मैं इस लूप के ऊपर KVL लगाने लगा हूँ। KVL में आपको पता है हर एक कंपोनेंट के वोल्टेज लिखने होंगे। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करने लगा हूँ, आपने लिख लेना अप्लाई KVL, ठीक है। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। करंट सबसे पहले देखिए अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही होगी, तो ये आ जाएंगे +12। मजीद आगे यहाँ से बढ़ते हो तो करंट इस 2 किलो ओम के रजिस्टर में से गुजरेगी। अब इस रजिस्टर में सिर्फ एक करंट पास कर रही है, क्योंकि आगे इस लूप में तो कोई करंट ही नहीं है, तो लिहाजा इसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज के आ जाएंगे 2K I2। अभी हम V1 को इग्नोर करें, डेट्स वाई टर्मिनल का यहाँ पे कोई अंदाज़ा नहीं रखेंगे कि माइनस में एंटर कर रही है तो ये माइनस में है, क्योंकि हम सिर्फ रजिस्टर को देख रहे हैं ना कि वोल्टेज इसको। तो ये आ जाएंगे +2K I2 इसके क्रॉस वोल्टेज, ठीक है, +2K I2। क्योंकि KVL के दौरान हम ये कंसेप्ट ले रहे होते हैं कि जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा है उसकी करंट के हर जोन से भी वोल्टेज जनरेट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, डेट्स वाई ये पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। मजीद आगे बढ़ता है तो देखें ये करंट इस रजिस्टर के क्रॉस गुजरती है। अब इस रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है दो लूप्स के सेंटर में है, और इसमें से दो करंट्स के गुजरने से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक I1 है, एक I2 है। I2 जो है देखें अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे ऊपर जा रही है, इसमें से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, और I1 को ऐसे फ्लो करवा के देखें तो ये ऐसे डाउनवर्ड फ्लो करती है। यहाँ पे आके दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये एक्शन और रिएक्शन की कहानी होगी। न्यूटन का थर्ड लॉ आ गया, किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव किसको लेंगे? जैसा कि मैंने बताया लूप 2 के ऊपर KVL लग रहा है, इसकी करंट तो पॉजिटिव ही रखनी पड़ेगी। इसका मतलब I1 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये आ गया +1K इंटू I2 माइनस I1, ठीक है जी।
और I1 की वैल्यू यार आपको पता ही है जो पुट करनी है आपने। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहीं पे पुट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। और इज इक्वल टू आ गया 0 क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। हम वहीं पे 12 वोल्ट वाले सोर्स पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। यहीं पे आप देखें 1 के I2 प्लस 2 के I2 ये हो जाएगा 3 के I2। ठीक है, अब मैं ना कुछ कैलकुलेशन जल्दी करूँगा। ये देखें 1 के -4 मिली से ज़रब खाएगा तो -4 आ जाएगा, मिली किलो कैंसिल हो जाएंगे। -4 प्लस 12 कितना बच्चों रह जाएगा +8। +8 जब दूसरी जानब जाएगा -8 हो जाएगा। और फाइनली आपको देखें I2 की वैल्यू यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है -8 डिवाइडेड बाय 3 के। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 3 पे इसको डिवाइड किया जाए 2.67 होता है जितना मुझे पता है। -2.67 मिली एम्पेयर आ जाएगा क्योंकि किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास I2 की वैल्यू आ गई। अब आप इजीली यहाँ पे V1 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 कैलकुलेट करें, अपना काम खत्म करें। V1 इज इक्वल टू देखें 2 किलो ओम के क्रॉस ये वोल्टेज है 2 के इनटू, अब I2 तो आएगी क्योंकि I2 जो करंट है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, लिहाजा ये माइनस में पुट की जाएगी यानी -I2 आ जाएगा। अब देखें ये करंट है माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 के मल्टीप्लाई होने वाला 2.67 मिली के साथ। ये मैंने पॉजिटिव कर दिया, आप देख सकते हैं माइनस में ये करंट माइनस में थी लेकिन ये जिस डायरेक्शन में एंटर कर रही है वो भी -I2 आ रहा है। तो माइनस इनटू माइनस में लिखने का मतलब यही है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो मैंने डायरेक्ट प्लस में ही लिख दिया। ठीक है, तो ये V1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता है अभी चेक करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.67 तो ये बच्चों बनता है 5.34 वोल्ट। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया 5.34 वोल्ट। अब देखें मैं VOC कैसे कैलकुलेट करता हूँ। मुझे V1 का भी पता है, V2 का भी पता है। अब यहाँ पे ना उस्ताद क्या करते हैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखवा देते होते हैं, लेकिन मेरा तरीकाकार है मैं बच्चों को कंसेप्ट दे के जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये निशानदेही करना आपने नहीं करनी क्योंकि ये गलत साबित होता है। बच्चे को इस चीज़ का पता होना चाहिए, ये खुद एनालिसिस कहता है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे निशानदेही नहीं करनी है, जस्ट आपके माइंड के अंदर होना चाहिए जो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। आपने ना अपने माइंड के अंदर ये सोचना है यहाँ पे भी कोई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, करंट फ्लो नहीं करता लेकिन इक्वेशन लिखने का भी यही तरीकाकार होता है, KVL वाला। तो आप यही समझें यहाँ पे भी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो उस लिहाज से इसकी इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर दें। ये देखें आपने कंपोनेंट नहीं लिखने, आपने उनके वोल्टेज सिर्फ लिखने हैं। ये देखें मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, करंट सबसे पहले इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है तो ये आ जाएंगे -V2। मजीद आगे बढ़ता हूँ तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी तो ये आ जाएंगे +V1। मजीद आगे बढ़ता हूँ तो करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है तो ये आगे +VOC और चक्कर मुकम्मल हुआ तो इज इक्वल टू 0 आ गया। देखें इस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है, लेकिन आप ये नहीं लगाओगे, ये जो मैंने लगाया ना निशान, ये आप रफ अमल में ऐसे डिब्बा बना के सॉल्व कर लो, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आप निशान नहीं लगाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही आपने लिखनी है डायरेक्ट इक्वेशन। अब VOC इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, देखें V2 - V1 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ अगर पुट की जाए तो V2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, वो आप चेक कर सकते हैं 4 है, तो 4 - 5.34 तो ये शायद आ रहा है -1.34 -1.34 वोल्ट। अब जैसा कि मैंने बताया था इसके बाद हमने क्या करना है, सोर्सेज को शट डाउन कर देना। ये करंट सोर्स शट डाउन होगा तो ये तो ओपन सर्किट रह जाएगा ना, तो ओपन सर्किट का होना या ना होना एक बराबर है। तो ये वायर तो ख़त्म हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको मैं बताने के लिए निशानदेही कर रहा हूँ, आपने नहीं करनी। ठीक है यार, कुछ चीज़ें होती हैं मैं आपको समझाते वक्त ऐसे निशान लगा सकता हूँ लेकिन आपने पेपर में नहीं लगाने बैठ जाना। और ये आपको पता है जब वोल्टेज सोर्स शट डाउन होगा तो ये शॉर्ट वायर में चेंज हो जाएगा, तो ये शॉर्ट वायर ऐसे आ जाएगी। ये देखें ये शॉर्ट वायर बन गया, ये अपना वोल्टेज सोर्स, ये रजिस्टर 1 किलो ओम वाला आ गया क्योंकि अब हमने RThevenin कैलकुलेट करनी है ना, इसके अंदर तो कैलकुलेट हो सकती है क्योंकि कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है इस सर्किट के अंदर। और ये अपना 1 किलो ओम का नीचे वाला था, और जहाँ पे आपने VOC फाइंड आउट किए थे वहाँ पे आपने ओपन टर्मिनल लगा के RThevenin कैलकुलेट कर लेनी है। जस्ट ये देखें आपके सामने मैंने पूरा सर्किट ड्रा भी कर दिया। 1 किलो ओम, ये आपका 2 किलो ओम, और ये फाइनली आपका 1 किलो ओम। ठीक है जी, अब ज़रा गौर कीजिए, मैंने जैसा कि आपको वहाँ पे बताया कि दो रजिस्टर के दरमियान जब अपर टर्मिनल यहाँ पे देखें 1 किलो ओम का इसके साथ कॉमन हो रहा है 2 किलो ओम के साथ, और लोअर टर्मिनल यहाँ पे देखें ऐसे दोनों का यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी दोनों की वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और ये दोनों पैरेलल में असल में लगे हुए हैं क्योंकि अपर और लोअर टर्मिनल जब कॉमन हो गया तो ये दोनों पैरेलल में हुए, तो इन दोनों का अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं R1 के नाम से। ठीक है जी, तो पैरेलल में आपको पता है क्या होना, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जानी है, नीचे वैल्यूज़ का सम हो जाना है। 1 × 2 ओवर 1 + 2, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 × 2 यानी ऊपर 2 और नीचे 3 आ रहा है, 2 ओवर 3, और ये दोनों किलो में है तो आपका आंसर भी किलो में ही निकलेगा, किलो ओम आ गया। ठीक है जी, अब आपको पता है इसके बाद क्या होगा, ये दोनों आपने क्या किया, असल में किया आपने ये है कि इन दोनों को उतार के आपने कहा जहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं वहाँ पे एक रजिस्टर क्यों ना लगाया जाए, तो एक रजिस्टर आपने लगा दिया ये ऐसे। ठीक है, ये आपने रजिस्टर लगा दिया, ओके हो गया ना। ये 1 किलो ओम वाला अपनी जगह पे ही था, ऊपर वाले दोनों उतार के आपने एक रजिस्टर लगा दिया जिसका नाम R1 है, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है,
तो ये अब आर थेवेनिन्स आपने कैलकुलेट करनी है। अब देखें इन दोनों के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है, बाकी दोनों साइड से ओपन है, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। तो ये दोनों अब क्या है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी और फाइनली आर थेवेनिन्स आ जाएगी, जो कि बराबर है R1 प्लस 1K, यानी 1K जमा हो रही है अब उसमें। R1 कितनी है, 2/3 है। तो 2/3K प्लस 1K कितना बनता है जी, ये कैलकुलेटर से आप पूछ सकते हैं। ये वैसे तो आ रहा है मेरे पास, मैं चलिए कैलकुलेट कर देता हूँ। 2/3 प्लस 1, 5/3 यानी 1.67 किलो ओहम, 1.67 किलो ओहम। ठीक है बच्चों, 1.67 किलो ओहम आ रहा है, जिसका अब मैं मेजर सर्किट बनाने जा रहा हूँ थेवेनिन्स थ्योरम का। तो ये देखिएगा मेजर सर्किट आपके सामने ड्रा होने जा रहा है। ये एक वीडियो आ गई थी, सॉरी एक कॉल आ गई थी मुझे। तो ये VOC आ गए, ठीक है। VOC आपने जैसा कि देखा माइनस में हमारे पास आया -1.34। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आप इस पे परेशान ना हो के माइनस में आए या प्लस में आए। और आपको पता है जैसा मैंने बताया था आर थेवेनिन्स सीरीज़ में लगेगा, ये थेवेनिन्स का कहना था। नॉर्टन इसके थोड़ा सा उल्टा चलता है। नॉर्टन कहता है कि यार जस्ट आर थेवेनिन्स को ISC मालूम करके आप क्या करें, पैरेलल में लगाएं आर थेवेनिन्स के साथ। चलें वो जब आएगा उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब ये हमने दोनों लगा दिए। कट कौन सी वायर की थी हमने, ये वायर कट हुई थी, ये 2 किलो ओम वाली। तो इसके आगे हमने अटैच कर देना है। तो ये आगे आ गया 2 किलो ओम वाला वायर, ठीक है जी। और इस 2 किलो ओम के क्रॉस यार मैं चाहे ऐसे टर्मिनल लगा के लिखूं या ऐसे उसके डायरेक्ट सिर्फ पोल्स यानी लगा के लिख दूं, ऐसे VOC एक ही बात है, ठीक है। तो मुझे ये VOC आप फाइंड आउट करनी है। अब सीधी सी बात है यार, देखो ये एक सिंगल लूप है, सिंगल लूप के ऊपर आप डायरेक्ट यानी अगर किसी एक रजिस्टर के क्रॉस यानी एक बैटरी सिर्फ लगी हुई है और आगे रजिस्टर्स लगे हुए हैं सिर्फ, तो आप वहाँ पे VDR लगा सकते हो, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के VOC मालूम कर लें। तो देखें वोल्टेज डिवीजन रूल होता गया है, ये कंसेप्चुअल वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है, अदरवाइज आप यहीं पे देख लें। जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखें, बटे में रखें टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस प्लस जो बाकी के रेजिस्टर्स हैं वो है 1.67, और मल्टीप्लाई करवा दें सप्लाइड वोल्टेज के साथ, यानी जो कि आके डिवाइड हो रहे हैं ओवरऑल, वो है -1.34, यानी VO ओहो ये गलती हो गई यार, ये मैंने क्या किया, V0, सॉरी जल्दबाजी में मैं उसको भी VOC कह गया हूँ, V0 है, ठीक है, ये V0 है। तो V0 के लिए लगा रहा हूँ फार्मूला। तो जो सप्लाइड वोल्टेज है उनके साथ ज़रब देनी है, वो है VOC। तो VOC की जो वैल्यू है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ -1.34, ठीक है। तो ये अभी आपके सामने फाइंड आउट होने जा रहा है, मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास आते हैं जी -0.73 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।